वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपके लिए बता देता हूं। मैंने पॉलिटी की 3 क्लासेस ली हैं और उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन्हें जाकर देख लीजिएगा। और आज जो मैं सेशन लेकर आया हूं वो पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन है। और ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, यानी पीवाईक्यू होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और ये हमारा पॉलिटी का क्लास 4 होने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में यहां से डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो आज का एक भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एसएससी के ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आपके लिए पता होगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं, एसएससी अपने जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो पूछता है, यानी पीवाईक्यू पूछता है। जो एग्जाम लिए हैं यो पिछले प्रीवियस ईयर में उसने पूछे हैं क्वेश्चंस, वो उन्हें एसएससी पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। आपके लिए ये हर हालत में सेशन लेना ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर आते हैं, तो आपका फर्ज बनता है रिपॉइंट क्लासेस के साथ में जुड़ना और अपनी अच्छी तैयारी को करना। ठीक है, और अपने एग्जाम क्लियर करना। जो आपने सपना देखा है उस एग्जाम को क्लियर करके अपने मम्मी पापा को एक नया अपना रूप दिखाना। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर आपके लिए इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसे सुनिएगा और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 143 यानी आर्टिकल 143। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये आर्टिकल के क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 इसका राइट आंसर है, जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। स्टूडेंट्स ये मैंने 4 क्लास ले ली हैं आपकी, आज चौथी आपकी क्लास होने जा रही है। इसके बाद में यानी कल से मैं आपके लिए टॉपिक वाइज पॉलिटी को पढ़ाने वाला हूं। जो भी आपके लिए अगर टॉपिक पढ़ना हो पॉलिटी का, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमें ये पॉलिटी का टॉपिक पढ़ना है, वो भी बहुत अच्छे तरीका से। तो मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीका से आपको पढ़ा दूंगा, एक्सप्लेन कर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये मैंने 4 लेक्चर जो लिए हैं, 4 क्लासेस जो ले लिए हैं आपकी पॉलिटी के, इसमें से ही आपके एग्जाम आएंगे। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसमें से ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें डीपली पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, आपसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, तो उन्हें डीपली पढ़ना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो उन्हें मैं डीपली जाकर पढ़ाऊंगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बताइएगा भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यहाँ कहाँ पता लगता है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहां से पता लगता है? क्वेश्चन को दोबारा से सुनिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहां से पता लगता है? तो कहां से पता लगता है? नीति निर्देशक तत्वों द्वारा पता लगता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस पर डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है? तो इसका राइट आंसर है इसका राज्यपाल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? राज्यपाल है, जो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बैठा रहता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो बताइएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, जल्दी से बताइएगा अगर आपके लिए पता है, अगर नहीं पता है तो सुनिएगा 6 वर्ष होता है। ठीक है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष तक होता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अच्छा बताइएगा, एक और क्वेश्चन मैं करता हूं कि जो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये हैं वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कौन है ये? श्री गिरीश चंद्र, मैंने पूरा नाम लिखना भूल गया, अभी लिख देता हूं, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है ये? ये हैं वर्तमान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वर्तमान के नियंत्रक। स्टूडेंट्स राइटिंग थोड़ा ऐसा ही आ रहा है, उंगली में लगी हुई है, तो राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनिएगा। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वर्तमान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, महालेखा परीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से रीड करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है, जल्दी से, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बताएगा भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो स्टूडेंट्स भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ये अपने माइंड में छाप लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है और ये आपके एग्जाम में तो आने ही वाला है। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। चलिए आगे बात करते हैं, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? जो संविधान का भाग 1 है उसमें किसका वर्णन है? इसमें से ऑप्शन देखिएगा, जल्दी से बताइएगा। तो किसका है? नागरिकता का है, या मूल अधिकार का है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व का है? इनमें से तो किसी का नहीं है। जो भाग 1 में वर्णन है वो किसका है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए आगे बात करते हैं, तो बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है संविधान का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, बताइएगा संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में की गई है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? स्टूडेंट्स ये ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ से डिक्टो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ये मेरी आपसे गारंटी है। और जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे एमटीएस और सीएचएसएल का, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा कि देखो स्टूडेंट जो मैंने पढ़ाया था वो आपके एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन बने हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो मैं प्रॉमिस करके चलता हूँ शुरू से ही कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम में 100% आएगा, लेकिन आप कितना पढ़ते हैं वो आप पर डिपेंड करता है सिलेक्शन के लिए। अगर स्टूडेंट्स आपने सपना देखा है आपके मम्मी पापा का, आपने सपना देखा है कि हमें पूरा करना है, तो आपको हर हालत में क्लासेस लेनी पड़ेंगी और इन क्लासेस को लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डिक्टो मिलेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। स्टूडेंट सुनिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में भारतीय संविधान के केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है और भाग 5 में ही संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है?
दोबारा से सुनिएगा, अभी हमने केंद्र सरकार की बात की थी जो भाग 5 में था। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 6 में, ठीक है। केंद्र सरकार का किस में? भाग 5 में। और भाग राज्य सरकार का किस में? भाग 6 में उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अपने माइंड में छाप लीजिएगा। जो केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है वो भाग 5 में किया गया है, और जो राज्य सरकार का वर्णन किया गया है वो भाग 6 में किया गया है। चलिए, क्लियर है? जल्दी क्लियर है तो यस सर कीजिएगा। और अभी तक आपने रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा जल्दी से, और कमेंट कीजिएगा सेशन कैसा लग रहा है। चलिए आगे बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो कौन से भाग में है? भाग 8 में है, जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है भाग 8 में, ठीक है। जो प्रावधान है वो भाग 8 में है, केंद्र शासित के प्रदेशों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और मुझे आज बताइएगा आप किस स्टेट से हमारी वीडियो को देख रहे हो, ये भी आज आप कमेंट में बताइएगा। अगर दिल्ली से देख रहे हो तो दिल्ली कमेंट में लिखना, अगर यूपी से देख रहे हो तो यूपी कमेंट में लिखना, एमपी से देख रहे हो तो एमपी कमेंट में लिखना। ऐसे करके मुझे बताना है किस स्टेट से आप अपना हमारा वीडियो देख रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से बताइएगा, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किस में? भाग 9 में परिकल्पना की गई है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने माइंड में छाप लीजिएगा। तो भाग ए में बताया गया है भारतीय संविधान के नगर पालिकाओं के बारे में, ठीक है। भाग ए में बताया गया है भारतीय संविधान के नगर पालिकाओं के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? भारतीय संविधान का भाग जो 10 है वो किसके बारे में बताता है? तो SC ST क्षेत्र के बारे में बताता है भारतीय संविधान का भाग 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष में स्वीकृत किया गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए पता भी होना चाहिए, हमारा राष्ट्रगान है आखिरकार। तो बताइए, जो गीत जनगण मन है उसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस बार स्वीकृत किया गया था? तो 1950 में स्वीकृत किया गया था राष्ट्रगान के रूप में गीत जनगण मन को। अच्छा, राष्ट्रगान को किसने लिखा था? जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसे किसने लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। सर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। चलिए आगे बात करते हैं, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसे किसने लिखा था? तो सर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ये भी अपने माइंड में छाप लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो 17 समितियों का गठन किया गया था, जो भारत का संविधान है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था। चलिए बच्चे याद हो रहे हैं या नहीं, ये मुझे बताइएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, इंपोर्टेंट मालूम पड़ रहे हैं या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर इस सेशन का एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट लाकर आया हूँ, बहुत छाट कर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बड़े दिमाग से PDF बनाई गई है ये स्टूडेंट्स आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, ठीक है। तो एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन मत समझिएगा।
जल्दी से बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वेरुवारी मुकदमा। ठीक है, कौन सा मुकदमा था? वेरुवारी मुकदमा था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ? 1969 में हुआ। कब हुआ था स्टूडेंट्स? 1969 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, आप इस पर डबल स्टार मार्क कीजिएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है जो त्याग पत्र है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? देखो ये मैंने कल क्वेश्चन कराया था। आप कहोगे कि सर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन की यहाँ पर लैंग्वेज बदल गई है। ये मैं दिखाना चाहता था कि एक क्वेश्चन को कितनी लैंग्वेज से यानी कि कैसे कैसे घुमा के आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बताइएगा युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है तो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी सोचना समझना नहीं है। अगर क्वेश्चन घुमाया जाता है जो आपके लिए पता है कि हाँ इसका आंसर यही है, उसी पर टिक कीजिएगा। बस एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की नियुक्ति। ठीक है, के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो इसमें से जल्दी से देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रपति की मर्जी तक के वो नहीं है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी नहीं है। हाँ, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की मर्जी तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताएगा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। इसका राइट आंसर क्या है? देखो जो आर्टिकल 79 के अनुसार है वो संसद के कौन कौन से अभिन्न अंग होते हैं। देखो राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होता है और लोकसभा होता है। जो संसद होता है इनके बिना नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स ये। ठीक है, तो कितनी है? 543 होती है लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या। स्टूडेंट्स आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से बताएगा भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? जल्दी से बताएगा भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? जल्दी से बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके हवाले छोड़ता हूं। ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आज का ये क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा है। आज के सेशन में मैंने आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। ये क्वेश्चन है जो 27वां है, ये आपके लिए बताना है।
तो स्टूडेंट जल्दी से बताइए आज का सेशन कैसा था, कैसे लगे आपके लिए क्वेश्चन, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हैं या नहीं ये भी बताइएगा, और कमेंट में बताइएगा किस राज्य से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार रिपॉइंट क्लासेस पर अपना विश्वास दिखाकर देखिए स्टूडेंट्स, यकीन मानिए कि मैं आपसे कह रहा हूं जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं वो एकदम आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं वो आपके एग्जाम में 100% मैं दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन आया है, स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।